ये टैक्सी वाला लेके आया हमें ऐसी जगह, देख लो आप, ये कुत्ता टूट के पड़ा हमारे ऊपर। इससे घटिया कमरा तो मेरे ख्याल से कोई था ही नहीं अभी तक हमारा पूरे ट्रिप पे। ये लोग जाके यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन उनकी मिलिट्री में भी सर्व कर सकते हैं। बीच में चला रही है तो भाई चलाते तो राइट ही साइड है, पर भाई ये पता नहीं किस जोश में आई हुई है, जिग जैग चला रही है। तो फ्रेंडलीस्ट पीपल इन द पैसिफिक, वेलकम टू द मार्शल आइलैंड्स। ऐसे ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारे जगह जगह जहाज डूबे हुए हैं। ये देखो भाई, ये आगे किराबाती की धरती, तरावा की जमीन, किराबात। इंडिया ने भी बाकी मदद करी है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की, यहाँ पे ट्रैक्टर्स दिए। अभी भाई ये उतरे क्वार्टर लेन में, जो कि मार्शल आइलैंड की टेरिटरी है वैसे तो। और भाई 3-4 बार फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दी, कोई भी फोटो वीडियो कुछ नहीं बना, क्योंकि इधर ना अमेरिका वालों के जहाज खड़े हैं लड़ाकू। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल नारू देश के एयरपोर्ट पे। जी हाँ, नारू जो कि दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है, सबसे ओबीस फैटेस्ट कंट्री, जो भी सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया। आज है आखिरी दिन, नारू एयरपोर्ट से डिपार्ट करने वाला हूँ मैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। और ये एयरपोर्ट काफ़ी फैमिलियर है, क्योंकि हम इधर आते थे रोज़ गाड़ी लगा के, बाथरूम वगैरह यूज़ करते थे। 4 दिन हम गाड़ी में रुके। और आज जो हमारी फ़्लाइट है वो यहाँ से जाएगी माइक्रोनेशिया, जो कि एक और देश है ओशियाना में या फिर पैसिफिक ओशन में। माइक्रोनेशिया दरअसल एक पार्ट को भी कह देते हैं, ओशियाना कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को, लेकिन एक देश भी अलग से। तो उस देश में जाएंगे माइक्रोनेशिया, एक रात रुक के अगले दिन फिर एक और फ्लाइट है मार्शल आइलैंड्स की। अभी जिधर हम रुके हुए थे, ईवा लॉज करके 2 ही होटल है इस पूरे देश में, नाउरू में। तो ईवा लॉज के नीचे एक कैफ़े सुपरमार्केट सा था, उससे जल्दी से मैंने एक डोनट सा लिया, चॉकलेट डोनट, और एक कॉफ़ी ली। सुपरमार्केट में दूध खत्म था, और ये सारी सप्लाईज ना सुपरमार्केट की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आती है, और 6-6 हफ्ते लग जाते हैं आने में इधर। तो एक बार कोई चीज़ खत्म होगी तो 1-1.5 महीना रुकना पड़ता है जब तक वो दोबारा आए। एयरपोर्ट आके फ्लाइट में चेक इन कर लिया। नारू एयर के साथ फ्लाई करने वाले, हफ्ते में सिर्फ 2 ही फ्लाइट होती है इस देश में। नारू एयरलाइंस की फ्लाइट हमारी फ्लाइट नंबर है ON041, जो कि चलती है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, फिर आती है यहाँ से फिर हो जाती है किरेबाती से हो जाती है मार्शल आइलैंड के बाद माइक्रोनेशिया। यही पूरा रूट है इसका फ्लाइट का। हालांकि माइक्रोनेशिया इधर से इतना दूर नहीं है, आप मैप पे देखोगे तो, पर यहाँ से हमारी फ्लाइट चलेगी 3 बजे और हम पहुँचेंगे रात के 9 बजे माइक्रोनेशिया में। इधर इंटरनेट की बहुत दिक्कत है भाई इस देश में, आपने पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा। सिर्फ 3G चलता है और 150 MB इंटरनेट इंडिया के 250 रुपये का आता है। इवन एयरपोर्ट पर जब चेक इन कर रहे थे तो चेक इन होने ही लग रहा था, एयरलाइन वाले बोले कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। कुछ देर इंतज़ार करा, फिर चेक इन हुआ, बैग्स वगैरह रख के अभी हम बाहर आ गया। फ़्लाइट है 3 बजे की, और बोला है 1:50 पे ऊपर जा सकते हो, जिसमें अभी 1 घंटा बचा है। अभी हुए है 1:45, तो 1-1.25 घंटा है, नीचे ही बैठना पड़ेगा, ऊपर भी नहीं जा सकते। एयरपोर्ट वैसे फ़्लाइट तो 2 ही दिन आती है, पर दिन में थोड़ी देर रोज़ खुलता है। और ये है इनका रनवे बाहर जो आप देख रहे हो। और अब जैसे ना एयरपोर्ट खुला है तो ये रोड बंद हो जाएगी, लोगों को उधर बाहर से घूम के जाना पड़ेगा। और शाम को अगर एयरपोर्ट बंद है तो लोग इधर से भी जा सकते हैं, शॉर्टकट्स है वैसे उधर जाना हो तो। उधर है समुद्र। इधर आते थे हम आगे से, राइट मुड़ के इधर इनका बाथरूम से है, वो यूज़ करके चले जाते थे दिन में। बाकी ये देखो, सिर्फ डिजिसेल का सिम कार्ड यहाँ पे काम करते हैं, एक ही टेलीकॉम ऑपरेटर है, और वो काउंटर भी बंद पड़ा है अभी। उधर पीछे कस्टम्स वगैरह है, अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं। 1:50 हो गया अभी, चलो डिपार्चर की तरफ। 1 मिनट में हो गया इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वगैरह। बहुत मस्त जगह है, और ऊपर इनकी लेटने की तो सोफे वगैरह लगा रखे हैं, बढ़िया। स्टैम्प बहुत मस्त है इस देश की ना, ये देखो सोफे वगैरह बढ़िया लगा रखे हैं। उधर लेटा नवांकुर, मतलब बैठा ही हो, तो मैं तो पसर गया। तो पैसिफिक ओशन में जितने भी देश थे ना, हम ये सारे देश करने आए थे, मैं और नवांकुर, और ऑलमोस्ट सारे देश हमने कर भी लिए। बस अभी 3-4 देश बचते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो बड़े बड़े देश हो गए, वो तो बाद में भी आ जाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और किरिबाती, ये 3 देश बच रहे, जिसमें से माइक्रोनेशिया हम जाने लग रहे हैं, और उसके बाद मार्शल आइलैंड्स आ रहे, सिर्फ बच जाएगा किरिबाती। उसके बाद पूरे ओशियाना कॉन्टिनेंट के जितने भी देश थे, समोआ, नाउरू, टोंगा, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, जितने भी हमने सारे देश कर लिए, वनुआटू, सोलोमन आइलैंड्स। सिर्फ किरिबाती बचा। कुछ देशों में तो वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ में वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, कुछ में वीज़ा चाहिए अपने इंडियंस के लिए, जिनमें से एक है किरिबाती का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था फरवरी में। भाई उनसे कोऑर्डिनेशन करा, बहुत करा, उनकी फ़ीस ले ली हमसे उन लोगों ने, पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब भेजा भाई, फॉर्म मतलब सब भेज दिया भाई उसको। मैं रोज़ मेल कर रहा हूँ, बोलते हैं प्रोसेस में। पूरी अप्रोच लगा ली भाई, जो भी बंदा मिला सबसे मैंने बात करके देख ली। और मई मिड में जब हम ट्रिप पे ऑलरेडी थे, एक दिन मेल आता है कि आपका वीज़ा हमने रिजेक्ट कर दिया,
क्योंकि एक तो आपने फ़्लाइट टिकट नहीं भेजी, एक होटल बुकिंग नहीं भेजी, और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा हम आपका पासपोर्ट फिज़िकली देखना चाहते थे, एग्ज़ामिन करना चाहते थे, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि किरीबाती की एक लौती एम्बेसी है पूरी दुनिया में, वो है फ़िजी में। और फ़िजी में भी हमने कांटेक्ट कर लिया, वो कहता भाई, वो जो वहाँ पे बंदा बैठा है वो कहता मैं तो करता ही नहीं हूँ ये सब, ठीक है, मैं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं यहाँ पे। वो बंदा सीधा मना कर दिया उस बंदे ने, मतलब इनको एक बहाना चाहिए था हमारा वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम 3-3 महीने से लटका रहे हो, मैं किस विश्वास करके मैं तुमको फ़्लाइट टिकट करा के भेज दूँ? तुम तो आगरे में रिजेक्ट कर दो, कह दो कि पासपोर्ट एग्जामिन करना है, वही कह दो कि बस तुम्हें इकलौता रीज़न वही बहुत है। तो फिर हमने और थोड़ी अप्रोच लगाई, टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया, तो किरीबाती का ये करा वो करा, उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई फ़्लाइट टिकट होटल बुकिंग करा के भेजो, और फिर हम आपकी एप्लीकेशन दोबारा रिकन्सिडर करेंगे। इस बार भी भाई मेरे को पता था कुछ भी नहीं होना, मैंने नकली फ़्लाइट टिकट, नकली होटल बुकिंग करा के उनको भेजी, उन्होंने कहा ठीक है आपका वीज़ा सर्कुलेशन में डाल दिया हमने। किरीबाती हम विज़िट नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला इस तरफ दोबारा, क्योंकि बहुत महंगा है और वर्थ नहीं है इतना पैसा खर्च करना। तो जो अपना हर कंट्री विज़िट करने का मोटो है वो तो इससे पूरा हो जाएगा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड्स की बुक है वो इस ट्रांजिट को भी एज ए विजिट काउंट करती है, क्योंकि जो लेक्सी लिमिटलेस है, यंगेस्ट ट्रैवलर टू ट्रैवल ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 21 साल की उम्र में उसने कर ली थी सारी कंट्रीज। उसने अपनी इस जर्नी में 197 कंट्रीज़ की जर्नी में उसने 40 से 50 कंट्री ऐसी थी जिसमें सिर्फ उसने ट्रांजिट फ़्लाइट ली, मतलब फ़्लाइट लैंड हुई, अगली फ़्लाइट से वो चली गई, मतलब कई बार तो प्लेन लैंड हुआ और उसी प्लेन में चली गई, जैसा हम आज करना पड़ेगा हमको। पर एक यार दिल नहीं मानता कि एटलीस्ट मैं इमिग्रेशन पार करके तो जाऊँ, दिल तो यही कहता है भाई हमेशा कि एक स्टैंप तो होनी चाहिए, पर अब कुछ नहीं कर सकते यार। हमने इतनी अप्रोच लगवा ली ना कि मतलब ख़त्म हो गए, बंदे ख़त्म हो गए, हमने इतनी अप्रोच लगवाने की कोशिश कर ली, उनकी टूरिज़्म बोर्ड से कॉन्टैक्ट कर लिया भाई, उनकी टूरिज़्म बोर्ड ने हमसे माफ़ी भी मांगी कि ऐसा ऐसा है, पर कुछ नहीं कर पाए वो लोग भी, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। तो एज ए कंट्री हमको काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम टेक्निकली तो उनकी धरती पे लैंड करेंगे पर उतर नहीं पाएंगे हम प्लेन से। देखते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टाफ को कि हमको एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे उतर लेने दो, एक बार धरती टच कर लेने दो अपनी संतुष्टि के लिए। और तो खैर क्या ही है, सारे देश अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। एक है मन में कि भाई चलो विजिट करना है सारा, तो और इतना गंदा मेल लिखूंगा ना मैं किरीबाती वालों को, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि एक इंडियन ने ऐसा मेल लिखा था, क्योंकि किरीबाती पहला आइलैंड होगा, पहला आइलैंड देश होगा जो आने वाले अगले 40 से 50 सालों में डूब जाएगा टोटल। ऑलरेडी किरीबाती के 2 आइलैंड्स समुंदर के नीचे समा चुके हैं। वही लिख के भेजूंगा उनको कि भाई हम समुंदर में सारे इंडियंस मुँतेंगे ना, तुम्हारा किरीबाती डूब जाएगा। मतलब क्या मतलब है यार, कौन आ रहा है किरीबाती में, मतलब इलीगल रहने, क्राइम, इतनी दूर कौन ही भड़क लेके आ रहे हैं इंडिया से, सोचो, और वो वीज़ा नहीं दे रहे। इन देशों को तो बल्कि फ्री देना चाहिए वीज़ा, और ये तो डॉक्यूमेंट और मांग रहे हैं। सोच रहा था इतने अंग्रेज कौन है ये एयरपोर्ट पे, नाउरू के देश में तो कहीं दिखे ही नहीं। अब पता चला है फ्लाइट ना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया चाहिए, तो उन्होंने डीपोर्ट किया था, डीपोर्ट करके वो एयरपोर्ट में बैठे थे, दोबारा से बोर्डिंग कर रहे हैं। अगर हमें भी डीपोर्ट कराए किरीबाती में तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम काउंट करेंगे भाई उस देश को। वैसे तो कोई मतलब नहीं है, मानना नहीं जाता कि भाई मेरी टर्म्स भी है कि एटलीस्ट 1-2 दिन तो किसी देश में स्पेंड करो, इमिग्रेशन पार करो, वेदर देखो, ये तो बेर मिनिमम है। वैसे तो हफ्ता महीनों रुको, पर अब क्या कर सकते हैं। 11D है मेरी, तेरी कितनी है? अगर इन्होंने ऐसे ही डिवोट कराया ना किरीबाश या किरीबाती में भी कुछ भी बोल लो तो सही है, वरना हम क्या करेंगे, इससे जो स्टाफ एयरलाइन का उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक बार ये हमें नीचे जाने दो, कदम रख के वापस ऊपर आ जाएंगे। भाई बहुत मेहनत करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, उनको वीज़ा के लिए 4-5 महीनों से पीछे पड़े हुए, पता नहीं किस चीज़ की हवा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। और देशों की भी खैर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इधर कोई घूमने आता नहीं, पूरी दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज है सारी, तो जिनमें चाहिए था 2-4 वीज़ा उसमें था कन्फ्यूजिंग काफ़ी, पर चलो इतनी परेशानी नहीं आई। इन्होंने तो बहुत दुखी करा, नवांकुर रोज़ उन्हें ईमेल लिखता, मैसेज लिखता। लैंड हो गए भाई हम तरावा किरीबास के एयरपोर्ट पे।
अरे वो ये मना करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मना करेंगे तो वापस आ जाएंगे। चल एक बार पूछते हैं कि नीचे बस पैर रख के वापस आ सकते हैं। आजा भाई केबिन क्रू मान गया हमारी रिक्वेस्ट को। ये देखो भाई, ये आ गई कीराबाती की धरती, ये है तरावा की जमीन, कीराबाद। या दैट इज इट। थैंक यू। ये रहा तो भाई फाइनली कदम रख ही दिया किरीबास में, तरावा में। यही था भाई, बस कदम रख के आना था, क्योंकि क्या बताइए देश बचे ना बचे, डूब जाएगा थोड़े टाइम में। चलो कोई नहीं, खुद की तसल्ली के लिए था, यूँ था बस एक बार कदम तो टेक्यो, बाद में हो ना हो ये देश कुछ साल बाद आज से। कैबिन क्रू से हमने रिक्वेस्ट करी कि भी ऐसे ऐसे हम कर देगा, तो वो पहले तो उसने लगे कि क्या बोल रहे हैं, उन्हें लगा कि ये भाग्य तो नहीं गए, तो बोले ऐसे नहीं होता है ये वो। मैं बोला प्लीज़ बस 10 सेकंड उल्टा आ जाऊँगा। वो बोला चलो मैं साथ चलता हूँ, वो बोला चलो मैं साथ चलता हूँ। फिर वो नीचे उतरा और हमने पैर रखा और उसी टाइम वापस अंदर आ गए। सारे लोग उतरे थे, ग्राउंड स्टाफ वाले भी, भैया क्या कर रहे हैं, क्या बात है। पर चलो करके आ गए। यूँ तो हो गया कि चलो कदम रख दिया, पैर टेक दिया उस देश की धरती में। काउंट तो नहीं कर सकते ऐसे ही से एक तरह से, पर चलो याद रहेगा बाद में 50-60 साल बाद की भी ऐसे देश होता तो उस पर पैर तो रखा हुआ कम से कम। यहाँ पे बाकी 40 मिनट रुकेगा प्लेन, और जो पैसेंजर्स अभी चढ़ेंगे आगे यहाँ से आगे के लिए, फिर आगे जाएगा मजूरो, मार्शल आइलैंड, फिर उसके बाद हम जाएंगे माइक्रोनेशिया। यहाँ पे तो पूरा भर गया भाई प्लेन एकदम, पता नहीं कहाँ से लोग आए, इतने सारे निकल गए इस एयरपोर्ट पे। तरावा पे एकदम फुल हो गया लगा लो। Don't give up, no, don't give in. Never lose hope, don't let go of the promise. It ain't done, yeah, he's got a plan. Watch him rain down. तो भाई मजूरो मार्शल आइलैंड में हो गया लैंड। 2 बार तो बैठ चुके, अभी तीसरी बार फिर उड़ेगी ये फ्लाइट माइक्रोनेशिया के लिए। आज तो पूरा दिन ही एयरपोर्ट जाने में या एयरपोर्ट के ऊपर या फ्लाइटों में निकल गया। प्राइवेट प्लेन लाना चाहिए, एक प्राइवेट प्लेन लेना पड़ेगा जल्दी। मोस्टली सारी सवारियाँ यहीं उतर रही है मजूरों में ही। माइक्रोनेशिया तो शायद कम ही लोग जाएंगे आगे। बाकी कल इस एयरपोर्ट पे हमें दोबारा आना है मजूरो में, मार्शल आइलैंड में। आज माइक्रोनेशिया पहुँचेंगे, एक रात माइक्रोनेशिया रुके, कल वापस इधर आएंगे। आप लोग सोच रहे होगे भाई कि भी वापस इधर आना ही है तो जा क्यों रहे हो माइक्रोनेशिया। तो ना दरअसल वैसे तो ये सारे देश एक जैसे ही है पैसिफिक ओशन में, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, एक से ही दिखते हैं सारे, ना कुछ ज़्यादा करने को है। और जैसे नाउरू में हम रुके 6 दिन, तो वो ऐसे हो गया था भाई करेगा, पूरा देश ही देख लिया, सारी चीज़ें कई बार ही देख ली, 2-3 बार देख ली, पैदल चल के देख लिया, कुछ था ही नहीं करने को। मतलब यूँ लेटे रहना तो चाहे फिर कितने दिन रह लो, पर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इन देशों में करने का, और सारे थोड़े सिमिलर से ही है। तो फिर यूँ सोचा था चलो एक और देश हो जाएगा, माइक्रोनेशिया जाएंगे, वहाँ की स्टैंप कलेक्ट हो जाएगी, जो इमिग्रेशन स्टैंप होती है पासपोर्ट पे, वो कलेक्ट करने का भी शौक है मेरे को, नवांकुर को। तो बस यूँ लगा लो स्टैंप लेने जा रहे हैं, एक रात रुकेंगे, फिर वापस आके इधर मार्शल आइलैंड रुकेंगे, कुछ दिन यहाँ रुक के फिर मैं अमेरिका जाऊँगा। नवांकुर भी अमेरिका जाएगा, पर ये जाएगा लास वेगास, मैं जाऊँगा सैन फ्रांसिस्को। Like you've lost your way. एक फ्लाइट में पहले इतना ज़्यादा खाना कभी नहीं खाया, तीसरी बार खाना मिला है। हालांकि उड़ान भी 3 बार भरी है, लेकिन प्लेन तो सेम ही है, मतलब एक प्लेन में इतनी बार नहीं मिला। वो नवांकुर खाने लग रहा, कुछ देर में ड्रिंक्स आ जाती है और खाने का आता रहता है भाई, पर खाना अच्छा नहीं है। आखिरकार भाई लैंड हो गए माइक्रोनेशिया के एयरपोर्ट, फनम फे या फनम फे, पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे। उतरते हैं अभी। इस देश की एक चीज़ सही लगी यार, किसी भी पैसिफिक कंट्री में ना एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं मिलता, रेयरली मिला होगा। इस पे तो प्लेन में बैठे बैठे तक सिग्नल आ गए, ओपन वाईफाई था। जिस होटल में रुकने वाले उसका नाम है मैंग्रोव बे होटल, और ड्राइवर बाहर आया होगा, इमिग्रेशन आ गई था। ये पड़ा भाई बैग मेरा, इमिग्रेशन वगैरह तो हो गया, नवांकुर गया बाहर। तो भाई काफ़ी स्मूथली हो गया। वैसे तो इमिग्रेशन पे सबसे इतने सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़े से है ना चिल्ले अमेरिका के, इधर की करेंसी भी अमेरिकन डॉलर्स है, और वीज़ा ये अराइवल पे देते हैं कि इतने दिनों तक आप रह सकते हो। कितने दिन का दिया तेरे को? एक ही दिन का दिया ना? हाँ, कल की फ़्लाइट से तो यूँ लिखा है एडमिटेड अनटिल कल तक, कल की डेट डाल के बस कल तक का ही, और कुछ नहीं। पर हमसे इतने सवाल जवाब करे नहीं, पता नहीं क्यों। कस्टम्स पे भी बैग मेरा चेक नहीं करा, बस पूछा क्या कर रहे हो, कितने दिन रुकोगे। मैं बोला बस कल जाएंगे। चलते हैं बाहर। अब होटल से 2 लड़कियाँ लेने आई, यही है। नवांकुर मेरे से पहले बाहर आ गया था। चलो यही है इनका एयरपोर्ट, पर बाकी देशों से सही लगा मेरे को, फिर भी सही। मैं तो एयरपोर्ट के बाहर निकला, हाँ, मैं भूल गया हमको लेने आए हुए लोग। मैं तो फिर मैंने तो ध्यान से देखा 2 मिनट बाद, मैंने कहा अच्छा ये खड़े हैं। हाँ।
इतने धक्के खाए ना भाई इन देशों में, रात को टैक्सी ढूंढो, एयरपोर्ट पे सो, कहीं सोने की जगह ही नहीं है, दुखी हो, धक्के खाओ। पहली बार ऐसा लग रहा है अच्छा कि भी अच्छा कोई लेने भी आता है। VIP फीलिंग्स ही आ रही है। ये आ गई भाई वैन हमारी, चलो इसमें। एयरपोर्ट से हम जाने लग रहे हैं होटल की तरफ, और ये 2 लड़कियाँ लेने आई भाई, कमाल हो गया। रात के बज रहे हैं अभी 9:30 और रात के टाइम 2 लड़कियाँ लेने आई है ये। एक तो गाड़ी चला रही है, एक साइड में बैठी है। इन्हीं को कहते हैं कल छोड़ भी देना प्लीज़, है ना ड्रॉप ऑफ अपना? हाँ है, ये छोड़ेंगे भाई कल। इधर बाकी भाई रोड के राइट साइड में चलाते हैं, अनलाइक मैनी ऑफ दी अदर पैसिफिक कंट्रीज जिनमें लेफ्ट ही नहीं चलाते, पर इधर राइट में चलाते हैं। पर ये तो दोनों तरफ चला रही है, पी रखी है इसने। दोनों तरफ बीच में चला रही है तो भाई बदमाशी। लेफ्ट से गाड़ी आ रही थी भाई, चलाते तो राइट ही साइड है, पर भाई ये पता नहीं किस जोश में आई हुई है, जिग-जैग चला रही है तो। भाई मैं ना इनसे लड़कियों से पूछ रहा था भाई तुम्हारी देश की जनसंख्या कितनी है, तो इनको बेचारियों को पता नहीं था। पर फिर मैं बोला कि भाई इधर ATM है तुम्हारे, तो बोली हाँ हमारे देश में ना 3 ATM है। बोली कि 2 तो है जो इनका बैंक है उधर, बोली एक जहाँ पे इनका फ़ोन वगैरह का है एक्सचेंज वगैरह, बोली उधर है। टोटल 3 ATM है। इधर करेंसी चलती है अमेरिकी डॉलर ही, US डॉलर ही। हमारे पास है, बाकी मेरे पास पड़े हैं $500। नमांकुर के पास भी 250 है। होटल हमारा शायद $90 एक रात का है। और जो अगली कंट्री है ना मार्शल आइलैंड्स, उसकी करेंसी भी US डॉलर ही है। बाकी माइक्रोनेशिया के बारे में आपको बताऊंगा, कल बताता हूँ सुबह। अभी तो जाके चेक इन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। ये आ गए भाई, आगे भाई होटल पे। ये खुद ही हमें लेने आई थी, ये जो यहाँ खड़ी है ना, मतलब होटल यूं का यूं छोड़ के चली गई और हमें लेने आ गई एयरपोर्ट पर, रिसेप्शन खाली छोड़ के। पर सही लग रहा है भाई। कमरे के बाहर ही भाई इन्होंने सर्फ बोर्ड्स रख रखे हैं, यानी कि यहाँ सर्फिंग होती होगी, वेव्स वगैरह। अरे तो बहुत बड़ा कमरा है, सही अलग अलग बेड मिल गए। वाओ, बाहर बालकनी भी है। ओ भाई इतना मस्त व्यू है इसका तो। ओ भाई साहब लाइट है बाहर, लाइट नहीं है। इधर आ जल्दी आ भाई, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा। ये पता है क्या है, ये बालकनी और नीचे पानी है, समुद्र है नीचे। हाँ भाई बहुत सेक्सी व्यू है ये तो। यार लाइट नहीं लगाई गई इनसे एक, तो कल सुबह सूरज निकलेगा तब सुबह दिखाऊंगा। तो सुबह के 9 बज रहे और रात को हम आए थे ना, उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम सुबह जल्दी उठ गए थे कि भी उठ के ना आराम से देश को एक्सप्लोर करेंगे, गाड़ी रेंट पे ले लेंगे। और ये देखो, इस समुद्र की मैं रात को बात कर रहा था, लेकिन भाई देखो बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। इतना बढ़िया नज़ारा था बाहर, ये बैठने का था। अब बारिश की वजह से ये सारा भी ना छुप गया। देखो इधर ही इनका जंगल सा था, मतलब पेड़ पौधे दूर तक। सुबह दिख रहा था थोड़ा सा जब साफ था, बारिश धीरे हुई तो, लेकिन अब फिर तेज होगी। यहाँ बैठते आराम से, बाहर जाते, देश घूमते, गाड़ी में वीडियो बनाते, पर अब क्या कर सकते हैं, रुक ही नहीं रही भाई बारिश तो। इसका ना वैसे देश का नाम तो है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, यानी कि FSM, क्योंकि माइक्रोनेशिया तो एक्चुअली एक रीजन हो गया ओशियाना कॉन्टिनेंट का। बाकी ये 4 स्टेट्स हैं, इनकी मैंने बड़ी बड़ी बताऊँगा आपको आराम से, बाहर जा पाए तो। बारिश ने बाकी सारा काम खराब कर दिया। इधर ना बहुत होती है बारिश वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और क्रीक्स भी फॉर्म हो गए, और इवन बर्ड्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी है। इधर ना देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने दिख रहा है आपको, ये जहाज डूबा हुआ है भाई। ऐसे ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारे जगह जगह जहाज डूबे हुए हैं। ये देखो साथ वाली बालकनी में तो ये भी है, दूरबीन सी जूम इन करके देखने के लिए। ये देखो भाई, डूबा भाई ये बिल्कुल हमारी बालकनी से, और मैं भीग गया भाई। चलो अंदर भाई, बाहर तो बारिश हो रही है तो हम इधर छाया के अंदर रह रहे कि थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेता हूँ माइक्रोनेशिया के बारे में। तो दरअसल ना माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के 600 से ज़्यादा आइलैंड्स है वैसे देखा जाए तो, पर टोटल एरिया अगर कंबाइन करें तो 702 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। मेन इनकी 4 ही स्टेट्स है, आइलैंड्स तो छोटे छोटे बहुत है, किसी पे लोग रहते हैं नहीं रहते। ये जो 4 स्टेट्स है ना इधर, उनके नाम अगर लेफ्ट से राइट हम चले तो याप, चूक, पोनपाई जिसमें हम इधर है और कैपिटल सिटी भी है, और कोसराय। ये 4 ना मतलब स्टेट्स थी या फिर अलग अलग आइलैंड लगा लो बड़े, इन्होंने मिलकर ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए 1986 में। और इन्होंने ना 1986 में यूएस के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन साइन करा, जिसमें इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई अमेरिका से, और ये एक अलग देश बन गया। हालांकि थोड़े से अलग अलग है ये जो चारों स्टेट्स है, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, एथनिक ग्रुप्स अलग है, पर फिर भी माइक्रोनेशियंस की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन पर ये मिलके एक कंट्री बन गए
और इसलिए जो इनका फ्लैग है ना माइक्रोनेशिया का, उस पर आप देखोगे 4 स्टार्स है। वो 4 स्टार्स ना इन अलग अलग 4 स्टेट्स को ही दर्शाते हैं। जैसे अमेरिका का फ्लैग आपने देखा होगा, उस पर 50 स्टार्स है, वो अमेरिका की 50 स्टेट्स के लिए हर एक स्टार है। यूएसए ने एक तरह से इंडिपेंडेंस मिल तो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे यूएस की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है। और ये खुश भी है, 2004 में वो रीन्यू भी हुआ था, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, क्योंकि यूएस के यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स थे। तो यूएस बोला ठीक है भाई, हम अपनी प्रेजेंस रखेंगे, बदले में ये लोग जाके यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन उनकी मिलिट्री में भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक अलग यूनिट होती है जो यूएस के सिटीजन्स है, उस वाली में तो नहीं जा सकते, पर यूएस मिलिट्री में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के लोग सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूएसए ने मदद करता है, जैसे इन्हें प्रोटेक्ट करता है, सारी मिलिट्री सर्विसेज और बाकी असिस्टेंस यूएसए ने काफ़ी देता है। यहाँ की करेंसी भी यूएस डॉलर्स है, और रोड के राइट साइड ही चलाते हैं भी अमेरिका की तरह। इवन जो प्लग्स है फिर सॉकेट्स है, वो भी यूएस जैसे ही है यहाँ पे भी, बाकी पैसिफिक कंट्रीज जो है उन जैसे सॉकेट्स नहीं है। ये जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उसका एक्सेंट भी थोड़ा अमेरिकन सा ही है। इंडिया ने भी बाकी मदद करी है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की, यहाँ पे ट्रैक्टर्स दिए, फार्मिंग इक्विपमेंट दिया है, और इवन एजुकेशन स्कॉलरशिप्स भी दी है। इसके अलावा यूएस तो इनका मेन लगा लो, सब इनके दोस्तों की अगर बात करें तो मेन तो यूएस है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पलाऊ से भी काफ़ी क्लोज है, मार्शल आइलैंड्स भी इनका क्लोज दोस्त है इस देश का। बाकी इधर कब्जे की बात करें तो पोर्टुगीज आए थे, पर वो इग्नोर करके निकल गए। स्पेनिश आए, स्पेनिश का कब्जा रहा, फिर जर्मन्स को बेच दिया उन्होंने। जर्मन्स के बाद जापान आया, और उसके बाद यूएस, और अब फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कैपिटल सिटी इनकी बाकी पोनपे ही है, जिसमें हम अभी है। और पोनपे और चुक के जो एयरपोर्ट्स है वो सबसे बिजीएस्ट इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। बाकी हर स्टेट में, यानी कि चारों स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हर आइलैंड के लिए। सबसे बड़ी सिटी इनकी है वेनो, जो कि चुक में पड़ती है वो भी। और अगर रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली सारे लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस था, स्पेनिश का इन्फ्लुएंस था। और क्रिश्चियंस में भी अगर हम वेस्ट की साइड ज़्यादा जाएंगे फिलीपींस की तरफ तो कैथोलिक ज़्यादा है, ईस्ट की साइड प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है इनकी, लेकिन हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज भी, जैसे पोनपई में पोनपईयन है, कोसराय में कोसरैयन है, याप में यापीज़ है, और चुक में चुकीज़ है। और इसी तरह इनके एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो चुकीज़ है, मतलब 50% करीब, और 1/4 है पोनपेयन, यानी कि जो पोनपेई स्टेट के लोग हैं वो लगभग 24-25% है। बाकी 10-1% यापीज़ और आउटर यापीज़ है, और 6-7% कोसरायन है, और बाकी जो 8-9% लोग बचे वो या तो एशियंस है, या पोलिनेशियंस है, या फिर अमेरिकन है। ये देखो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। हमारा प्लान तो था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, पर बारिश ही नहीं रुक रही। ये देखो आप, ये नारियल देख रहे हो ना, इधर के अगर खाने की बात करें तो वही आइलैंड स्टेपल फूड जो भी होते हैं, नारियल हो गया, इसके अलावा तारो हो गया, या फिर ब्रेड फ्रूट हो गया, बाकी बनाना हो गया, या फिर तरह तरह की फिशेज होगी। इसके अलावा ना यहाँ पे बीटल नट भी चबाते हैं। जी हाँ, आपने पापुआ न्यू गिनी वाली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे ना पैसिफिक ओशियन में बीटल नट दरअसल एक सीड होता है, वैसे तो अकरा या क्या प्लांट होता है, उसका सीड होता है, उसे काफ़ी चबाते हैं, उसे ना नशे होते हैं। तो टबैको की जगह सिगरेट वगैरह पीने की बजाय इधर बीटल नट बहुत चबाते हैं लोग। हालांकि अभी तक मेरे को कोई इतना दिखा नहीं, पर मैंने पढ़ा है कि काफ़ी चबाते इधर भी। पलाऊ में कम चबाते थे, पापुआ न्यू गिनी जितना तो कहीं नहीं चबाते भाई, और सोलोमन आइलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा चबाते थे। सड़कें पूरी लाल मिलती थी। मेरा मन तो था यहाँ पे सर्फ करने का बहुत ज़्यादा, पर समय नहीं है, अगली फ्लाइट भी पकड़नी है मजूरों की। ये देखो, चलो तो भाई करते एयरपोर्ट की तैयारी। कहाँ से घुसना है? माइक्रोनेशिया को मैप में देखोगे ना आप, तो बहुत अजीब सी शेप है इसकी, यूँ लगता है कोई बैक्टीरिया सा हो। वैसे ये आइलैंड है ना जितने भी, ये फॉर्म हुए थे वॉल्केनिक इरप्शन से। तो वॉल्केनो इरप्ट होकर सरफेस से जो ऊपर आ गया ना, तो ये आइलैंड बन गए। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट है हमारी, और फ्लाइट उड़ने में है 2 घंटे। अभी चल के चेक इन करते हैं। हम खड़े हैं भाई अभी चेक इन काउंटर पे, और ये जाके फ़ोन वोन मिलाने लग गए, क्योंकि हर फ्लाइट जब भी बोर्ड करते हैं अगली देश की तो वीज़ा मांगते हैं, और रिटर्न टिकट या फिर उस देश से एग्जिट की टिकट मांगते हैं। आजकल बहुत सख्ताई होगी। इंडियन पासपोर्ट पे तो हमेशा ही मांगते थे, पर आजकल लोग गोरों से ही मांगने लग गए अगली टिकट तो। पर वीज़ा ज़रूरी है चेक करते हैं, क्योंकि कोई देश अगर एंट्री नहीं देता ना आपको डिपोर्ट कर देता है। तो जो एयरलाइन लेके आई थी पैसेंजर को, उसकी जिम्मेदारी होती है उसको वापस लेके जाना या उसके देश पहुँचवाना। तो एयरलाइन का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए पहले सारा कंफर्म करते हैं। तो इन्होंने देखा नहीं होगा इंडियन पासपोर्ट इधर इतना यूजुअली कोई ऐसे ट्रैवल करता हो, तो इन्हें पता ही नहीं था कि भी इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं है मार्शल आइलैंड्स में, या वीज़ा चाहिए कैसे चाहिए। वीज़ा नहीं चाहिए होता ऑन अराइवल इंडियंस के लिए, जिनके साथ भी मार्शल आइलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हर देश का वीज़ा ऑन अराइवल है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये फ़ोन करके कंफर्म कर रहे हैं, चले गए अभी अंदर जाके फ़ोन वोन मिला रहे हैं कुछ,
और ऐसे ही है। पहले शायद $100 फीस लगती थी मार्शल आइलैंड के वीज़ा की, लेकिन अब वो वेव हो चुकी है। अब शायद कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। वो चल के अपन देख ही लेंगे, बाकी इतने कंफर्म कर रहे हैं। ये स्टाफ भी यूनाइटेड एयरलाइंस का यहीं का इन्होंने हायर कर रखा है, और इनके कपड़े भी सारे अमेरिकन कंपनी है। जो मेरे पास जीन्स भी है उस कंपनी की, कार्लेट या कुछ ऐसा नाम है, उसी के कपड़े, मतलब अमेरिका से ही आते हैं इनका सारी यूनिफॉर्म वगैरह। उस बंदे ने हमारा चेक इन तो कर दिया, लेकिन बोर्डिंग पास हमें नहीं पकड़ाया। बोला हमारे सिस्टम में दिखा तो रहेगी भी वीज़ा ऑन अराइवल है तुम्हारे लिए, पर मैं एक बार दोबारा कंफर्म करूँगा, एक बार और कॉल करूँगा। तो एक बार तो उसने बैग वगैरह रख ली है, बोला कि आप डिपार्चर टैक्स पे कर दो। इन देशों में ना ये है, कुछ देशों में डिपार्चर टैक्स पे करना होता है देश छोड़ते हुए। ये है भाई डिपार्चर फीस, नवांकुर देने लग रहा है। कितनी है? $25 एक जने की। ये घटा है भाई $25 डिपार्चर फी, काफ़ी ज़्यादा है ये तो। 2100-2200 रुपये हो गए। ये बोर्डिंग पास दे दिया रे, दे तो दिया बोर्डिंग पास भाई, दे तो दिया इन्होंने ना। पहले से ही सबके नाम वाम भर के रख रखे थे। ये जो डिपार्चर टैक्स वाली पर्ची थी ना, इसमें पहले इन्होंने डिटेल्स फिल इन कर रखी थी बोर्डिंग पास, और बोर्डिंग पास साथ में चिपका रखा था। पर कुछ नहीं पता एयरलाइंस का, बोर्डिंग गेट पे दोबारा फिर रुकवा ले कि भाई कंफर्मेशन नहीं आई वीज़ा की, ये वो। देखो अब ज़रूरी नहीं भाई आपके पास टिकट हो, बोर्डिंग पास हो, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो तो आपकी एंट्री या उड़ान पक्की है, कुछ नहीं पता होता भाई इनका। बोर्डिंग पास होए बाद भी एयरलाइन वाले क्या पता ना घुसने दे, वीज़ा होए बाद भी क्या पता देश आपको ना एंटर करने दे। ये शायद सोवेनियर शॉप है एक, नहीं ये तो, अरे स्टैंप ले लेता हूँ मैं। सही है भाई, इधर तो पोस्ट कार्ड्स वगैरह बढ़िया बढ़िया, मैग्नेट्स भी है, स्टैम्प्स भी है, सारी चीज़ें ले लेते हैं भाई। मैंने तो पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए और स्टैम्प्स, मैग्नेट्स, खूब सारी चीज़ें ले ली। स्मूथली हो गया सब, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी। ये बोर्डिंग गेट है छोटा सा, इधर एक दुकान है। यार भूख लग रही थी, मैंने तो सोचा कुछ रेस्टोरेंट हो तो खा लूँगा, पर ये तो सारा अड़ंगा है, स्नैक्स वगैरह। हमें लगा सिर्फ वही इलाका है, इधर एक पूरा रेस्टोरेंट मिला। तो चल के कुछ खाने का मिल रहा है तो देखता हूँ ताज़ा। मैंने ये ली भाई आइसक्रीम ढाई की, $200 रुपये इंडिया की। इसने लिए नूडल्स कितने थे? 5 के 3 के 250 रुपये के इंडिया के। भाई ये चीज़ सही लगी इनकी, देखो छाते दे रहे हैं, क्योंकि हम तो भीग ही जाते हैं। फिजी में भीग गए थे हम, एक आधे और किसी देश में भी भीग गए थे। बारिश होती रहती है क्योंकि इन देशों में हर टाइम। ये जाने लग रहे भाई हम दोनों के बैग, नवांकुर का आगे, पीछे वाला मेरा काला। चलो भाई चलते हैं फ्लाइट में। मैं आज पहली बार शॉर्ट्स में और चप्पल में जा रहा हूँ। फ्लाइट में बैठ के भाई, और ये फ्लाइट ना पीछे से आई थी, गुआम से चली थी। गुआम जो कि एक अमेरिकन टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, माइक्रोनेशिया में। गुआम के बाद ये गई चुक में, चुक जो इनकी एक और स्टेट है माइक्रोनेशिया की। फिर इधर आई है पोनपे में, अब ये जाएगी कोसरई में जो एक और स्टेट है। उसके बाद जाएगी क्वाला जेन करके ऐसे एक जगह है जो कि मार्शल आइलैंड्स की एक टेरिटरी है। और उधर नवांकुर बता रहे हैं कि भी हम नहीं जा सकते, मतलब टिकट बुक करके या कोई भी स्पेशल परमिशन चाहिए, सिर्फ मिलिट्री वाले जा सकते हैं। उसके बाद फिर ये पहुँचेगी मजूरों में, मार्शल आइलैंड्स की कैपिटल। अभी कोसराय उतर गया हम, और कितना खूबसूरत है यार, इतना मस्त नज़ारा है इधर से, तो बहुत सुंदर है यार, ज़बरदस्त। प्लेन लैंड हो रहा था ना, ऐसे बिल्कुल लग रहा था समुद्र पे चल रहा है प्लेन, और रनवे बिल्कुल नहीं था समुद्र पे ही, आसपास और लैंड नहीं था। मतलब ये लैंड स्टार्ट हुआ रनवे से ही स्टार्ट हुआ। मस्त है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ना चॉइस है कि चाहे तो बैठे रहो प्लेन में, चाहे उतर जाओ जिसको उतरना है। और अभी एक और स्टॉप है, फिर हम पहुँचेंगे मार्शल आइलैंड मजूरों में। 2 स्टॉप है, किसी को उतरना उतर। हाँ स्पीकर ने बोला था अगर उतरना है तो उतर जाओ, और जिसे नहीं उतरना हो बैठे रहो, स्टाफ आएगा सीटें साफ करेगा। उतर जाता है यार। चल बाहर आ गए भाई हम, क्योंकि कुछ मिनट या शायद 1 घंटे तक खड़ी रहती है यहाँ पे। टॉयलेट भी बंद कर दिया था, जिसको जाना हो नीचे जाओ, इसमें सर्विस होएगी। तो अलग ही हिसाब किताब था, मतलब जिसे नहीं भी उतरना ना इधर, जिसकी डेस्टिनेशन नहीं है, वो भी उतर के चाहे टर्मिनल पे चले जाओ। हमें सुंदर लग रहा था बहुत, तो हम आगे। देखना यार मस्त है ना। Never lose hope, don't let go of the promise. It ain't done yet. कुछ देर बैठ के हम एयरपोर्ट पे आगे वापस दोबारा बोर्ड करना है। While it's rain,
अभी भाई हम उतरे क्वार्टरलैंड में, जो कि मार्शल आइलैंड की टेरिटरी है वैसे तो। और भाई 3-4 बार फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दी कोई भी फोटो वीडियो कुछ नहीं बना, क्योंकि इधर ना अमेरिका वालों के जहाज खड़े हैं लड़ाकू, और उनकी ना उनका मिलिट्री बेस है यहाँ पे। तो भाई सख्त हिदायत दी थी कि भी फोटो वीडियो यहाँ कुछ भी नहीं बनाना। जिनकी डेस्टिनेशन ही है ना वो उतर भी नहीं सकते, फ्लाइट से अंदर बैठे रहो। जैसे पिछली जगह तो था जाके बाथरूम वगैरह यूज़ कर लो, इधर कुछ भी नहीं कर सकते, बैठे रहो सीट पे। और बहुत सख्ता ही इधर, सिर्फ जो यहाँ के सिटीजन है या फिर जो अमेरिका की फ़ौज के आदमी हैं वो जा सकते हैं, जिन पे कोई खास परमिशन है, कोई मीडिया वाले या जर्नलिस्ट अलग से परमिशन लेकर, या फिर सिर्फ वो जा सकते हैं। बाहर यहाँ पे इनके फाइटर जेट जहाज से खड़े दिखा नहीं सकते, क्योंकि वही है कल को फिर बाद में दिक्कत है वीडियो डलेगी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। यहाँ पे बाकी क्वार्टरलैंड में बैठे इनके ये भर लेते हैं अराइवल कार्ड से, आगे मजदूरों में देने इमिग्रेशन पे। पहली बार मैंने देखा है किसी देश में 3-3 दे दिए ये पर्चे से। ये तो शायद इनका हेल्थ कार्ड या कुछ है, ये एक अराइवल कार्ड, ये एक कस्टम्स का होगा शायद, हाँ ये कस्टम की डिक्लेरेशन। फाइनली भाई मजूरो लैंड हो गए मार्शल आइलैंड्स, यहाँ पे उतरेंगे। और ये है भाई एयरपोर्ट मजूरों का, उतरते हैं यार। अंधेरा हो गया, बाकी शाम के बजे अभी 7:30। पिछले 2 दिन तो भाई फ़्लाइटों में ही निकल गए, पता नहीं कितनी फ़्लाइट ले ली, 6 लिए होंगे शायद। अभी एक बार चल के इमिग्रेशन कराते, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। ओ भाई ये देखो क्या लिखा है, फ्रेंडलीस्ट पीपल इन द पैसिफिक वेलकम टू द मार्शल आइलैंड्स। ये है इनकी स्टैम्प भाई, 90 दिन का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है, और साथ में एक कार्ड सा संभाल के रखना है। बहुत फ्रेंडली थे यार इमिग्रेशन वाला तो। यहाँ पे आके अब हम बैगेज की वेट कर रहे हैं, आया नहीं अभी बैगेज। तो ना आज भी हमारा काफ़ी बारियों की तरह होटल वगैरह कुछ बुक नहीं है। इमिग्रेशन तो बोल के आगे एक होटल का नाम के उधर रुक रहे हैं, पर उसने कोई बुकिंग वगैरह मांगी नहीं, पर हमारा कुछ भी बुकड नहीं है। रात के भी 8 बज चुके, मतलब 7:45 हुए अभी, लेकिन बैग लेके बाहर निकलेंगे इतने 8 बज जाएंगे। और इधर एक ही होटल है मार्शल आइलैंड्स रिजॉर्ट नाम करके, लेकिन वो फुली बुक था, हमने 1 हफ्ते पहले पता करा था, तब से बुकड ही है। एक कोई रीमर्स करके भी है, लेकिन वो भी बुकड है, किसी का कोई जवाब नहीं है, बस 1-2 ही है, और ये दोनों बुकड है। तो पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बाहर चल के ही देखेंगे। और बैग का इंतज़ार कर लेते हैं। बाकी इंडिया के लिए था ऑन अराइवल वीज़ा, बहुत से देश ऐसे जिनके लिए नहीं भी है, पर अच्छी बात है चलो अपने लिए तो था। ये कन्फ्यूजन भी दूर होगी, उधर जैसे वो बोल रहे थे आपके लिए है या नहीं है, आते ही 2 मिनट के अंदर इमिग्रेशन होगी, स्टैम्प कर दिया, 90 दिन तक रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर ना बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है, एसी वगैरह कुछ नहीं है, और पता नहीं बाहर तो चलो बारिश आ रही थी तो ठंडी हवा चल रही थी, अंदर आती है एकदम गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा। इनका मतलब इतना ज़्यादा सही लगा नहीं मेरे को एयरपोर्ट का जुगाड़, माइक्रोनेशिया का इससे काफ़ी ठीक था। बैगेज बेल्ट भी ये है थोड़ी देसी सी, और आया भी नहीं अभी तक बैगेज। अभी ध्यान दिया भाई मैंने, बेल्ट तो है ही नहीं इधर, सीधा इसमें से बैग यूँ फेंक के, ये देखो सीधा इधर की सड़ा के दे देंगे, बेल्ट नहीं है कोई। ये आ गया भाई बैग अपना, बीच तो नहीं रहा, हल्का सा पानी लगा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं। कस्टम्स वगैरह हो गए, और यहाँ से ना शायद सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस ही ऑपरेट करती हुई, इनका ही दिख रहा है मेरे को। चेक इन काउंटर तो बंद हो चुका जो कि, और अब हम आगे बाहर इमिग्रेशन कस्टम बैगेज वगैरह सब ले लिया। अब यहाँ किसी से पूछते कोई होटल मिल जाए तो। मिला कोई मिला अभी देखता हूँ। तो भाई रॉबर्ट रीमर्स जो होटल था ना, उसका बंदा खड़ा था यहाँ पे बोर्ड सा लेके, किसी का इंतज़ार कर रहा होगा। हमने उसे बताई सिचुएशन भाई, क्योंकि इस देश में ऑनलाइन कोई होटल दिखाता ही नहीं। वैसे तो इनकी होटल ही दो है, रीमर्स और मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट, दोनों बुकड आउट थे। तो हम बोले भैया ये सिचुएशन है, कोई और तरीका है क्या कहीं रुकने का? तो बोला भाई कोई तरीका नहीं है। बोला एक जगह है फ्लेम ट्री गेस्ट हाउस करके, हॉस्टल करके, वो हमने भी देखा था ऑनलाइन, वो दिखा रहा था, पर वो पता नहीं ऑपरेशन है नहीं, ना उसका नंबर मिला, कुछ भी नहीं था। तो अब एक ही उपाय बचा हमारे पास, किसी टैक्सी वाले को बोलते हैं भाई कहीं रुकने की जगह तेरे को पता है तो वहाँ पे ले चल, वरना ये जो फ्लेम ट्री हॉस्टल है इधर ले चल, उधर जाके पता कर लेंगे वो खुला होगा और उनके पास बेड हुआ तो चलते हैं भाई। अभी यहाँ तो क्योंकि कहीं सोएंगे, एयरपोर्ट भी इनका ऐसा मतलब सो नहीं सकते, जगह है ही नहीं कहीं। मतलब हमें दिक्कत नहीं है पैसे देने में, एक रात के $100-200 भी कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। अगर कुछ हो तो अवेलेबल, शायद कुछ है ही नहीं अवेलेबल इधर, पूछते इससे। भाई पानी भर रहे हैं नीचे, पैर गिल्ले हो गए मेरे तो। भाई हमने इस टैक्सी वाले से बात करी, ये बोला $7 लूँगा एक बंदे के टैक्सी में, हालांकि प्राइवेट टैक्सी, फिर भी पर पर्सन पता नहीं क्यों बोल रहा है। मैं बोला भाई $15 दे देंगे तेरे को, 14 की जगह 15 दे देंगे, तुम्हें कहीं ऐसी जगह छोड़ दे जिधर हमें सोने की जगह मिल जाए, सोच सके हम। पानी भर रहा है भाई, ये तो पैर ही फिट नहीं आएंगे। कैन यू पुश द सीट फर्दर, थैंक यू।
इनकी सड़कों पे देखो यार कितना अंधेरा है। प्लेन से तो लग ही नहीं रहा था नीचे कोई देश भी या कुछ है भी, क्योंकि लाइटें दिख ही नहीं रही थी। एकदम से लग रहा था कहाँ लैंड करा दिया है। देखो ये यहाँ पे पेड़ है बड़े बड़े, और एक आधी घरों की लाइट आपको दिख नहीं रही होगी। कल दिन में दिखाऊंगा अच्छे से घर वगैरह। सड़कों पे यार मतलब पानी सा भरा हुआ है और बिल्कुल शांति है, मतलब बिल्कुल आम जिंदगी है यहाँ पे। हालांकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा चकाचौंध सोच रहा था, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था इससे ज़्यादा, क्योंकि पैसिफिक की सारी कंट्रीज कर ली अभी हमने। ये हमारी आखिरी कंट्री है एक्सेप्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बाकी जितने भी ये छोटे मोटे देश है पैसिफिक ओशन के, ये आखिरी देश था। इसका मैप देखोगे ना आप मार्शल आइलैंड का, तो एकदम पतला सा है। और मतलब ना ये दरअसल वोल्केनो जो सरफेस के ऊपर आ गए ना समुद्र के ऊपर, वैसे फॉर्म हुए हुए ये अटोल्स या फिर आइलैंड्स। और ये उस वोल्केनो के एजेस थे, तो एजेस बिल्कुल पतले पतले सरफेस ऊपर आए हुए। तो ना इन देशों की चौड़ाई बहुत कम है। जैसे टुवालू देखोगे सिर्फ 200 मीटर है उसकी चौड़ाई, तो मार्शल आइलैंड भी ऐसे बहुत कम चौड़ा है। इवन एयरपोर्ट के लिए जो वो बनाना था ना रनवे, इतना तो जगह ही नहीं थी, इतना चौड़ा था ही नहीं। तो एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया वो रनवे के लिए एक्स्ट्रा जगह। इसकी शेप देखो आप, दिखाइयो ये शेप है भाई इस पूरे देश की। मतलब इतनी पतली सी वो है स्ट्रिप, और इस पे सीधे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और ऐसे आगे से यूं मुड़ा हुआ है केड़े की शेप का। रास्ते में एक दुकान खुली मिली तो मैंने गाड़ी रुकवा ली। इससे दूध ले लेता हूँ, रात को कुछ खाने का मिले या ना मिले, दूध तो पड़ा रहे तो सही रहेगा। भाई $1 दूध आया है, $3 का, यानी कि 250 रुपये का 1 लीटर दूध है टेट्रा पैक वाला। ये है इनका मेन होटल शायद मार्शल आइलैंड्स रिजॉर्ट्स, और बहुत लंबा है तो यार। मैंने वीडियो एंड में स्टार्ट करी, और इधर रोड भी 4 लेन होगी एकदम से रोड लगा के आती। भाई ये टैक्सी वाला लेके आया मैं ऐसी जगह, देख लो आप। हिसाब किताब मैं तो क्या ही बताऊँ, आप खुद समझ गए। ये कुत्ता टूट के पड़ा हमारे ऊपर। ये हमारा कमरा है भाई, इससे घटिया कमरा तो मेरे ख्याल से कोई था ही नहीं अभी तक हमारा पूरे ट्रिप पे। और इसकी कीमत आप जान के चौंक जाओगे। ये देखो इतनी घटिया बेड शीट सी है जिसमें 6 रखे हैं, और ये देखो जगह जगह बीड़ी सिगरेट के निशान है, क्या है पता नहीं, क्योंकि एक एस्ट्रे भी रखी है। वो तो शुक्र है कि मैं दूध ले आया, वरना फंस जाते भाई, रात नहीं निकलती। इस कमरे की कीमत आप मानोगी नहीं, एक रात के $60 है। $5000 होते हैं $60 वाईफाई मिला के। 3 दिनों का वाईफाई ना, $3 तो फिर भी बड़े एक रात के। 53 कितने हुए, वही हो गए $4500 इस कमरे के भाई।